सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्की मईशत गुज़िश्ता कई सालों से एक हंगामा खेज रोलर कोस्टर पर सवार है। मईशत को बेपनाह चैलेंजेस का सामना रहा। पॉलिसीज का तसलसल ना होने की वजह से मुल्की मईशत मुतासर होती चली गई। कर्जों का बोझ बढ़ता गया और खसारा भी और ज़्यादा बुलंद होता गया। महंगाई बेलगाम हुई। आवाम को दिया जाने वाला रिलीफ सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को जैसे ब्रेक लग गया और पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम खोता चला गया। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज मुल्क की मईशत वापस अपने ट्रैक पर आ गई है और तरक्की की राह पर तेजी के साथ गामजन हो गई है। मुल्क की मईशत में बेहतरी के वाज़े अलामात नजर आना शुरू हो गई हैं। मुल्क की मजमूई मैक्रो इकनॉमिक कारकर्दगी को जांचने के लिए कर्ज से GDP के तनासुब को अगर देखा जाए तो माली साल 2024 में पाकिस्तान का कर्ज से GDP का तनासुब 70% बेहतर हुआ है, जो कि 6 साल की कम तरीन सतह है। अगर हम दीगर ममालिक के साथ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें तो अमेरिका का कर्ज टू GDP तनासुब तकरीबन 120% है, जबकि बरतानिया का 100% है और भारत का 82% है। तो इस लिहाज से 70% बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के हजम का अंदाज़ा लगाएं तो मुल्क की असल सूरत हाल और भी काबिल तारीफ होगी। इसी तरह अगर बैरूनी कर्जों से GDP के तनासुब माली साल 2023 में 32% से कम होकर माली साल 2024 में 26% रह गया था। एक्सटर्नल डेट से एक्सपोर्ट के तनासुब को अगर देखा जाए तो माली साल 2020 में 314% से कम होकर ये माली साल 2024 में 253 पर आ गया था और माली साल 2025 में ये 89% तक रहने की तवक्को की जा रही है। टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स में हमने नुमायां बेहतरी देखी है। इसके अलावा रेमिटेंसेज में भी 40% का इजाफा हुआ, जो कि मुल्क की बेहतर होती इकॉनमी का एक सबूत है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी भी इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के लिए खुशाइंद है, क्योंकि इस कमी से इंपोर्ट बिल में 3 से 3.5 अरब डॉलर तक कमी होगी। IMF बोर्ड की जानिब से 7 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी भी माशी इस्तेहकाम की जानिब एक वाज़ेह इशारा है और हुकूमत बहुत पुरज़म है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। डिफॉल्ट का खतरा अब टल चुका है। माशी माहिरीन के मुताबिक करंट अकाउंट के सरप्लस में तब्दील होने की तवक्को की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर किया है और महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमती मुआशी टीम की पजीराई की है। इदारे शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में 34 माह में पहली मरतबा पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6% पर आई है, जबकि सितंबर 2024 में गुज़िश्ता 44 माह में महंगाई की कम तरीन शरह यानी 6.9% रिकॉर्ड की गई। अफराद ज़र में कमी के बाद मुल्की माशी माहिरीन अब पॉलिसी रेट में मजीद कमी होने का इम्कान भी जाहिर कर रहे हैं, जो कि इस वक्त 17.5% है और में भी अगर कमी होती है तो बिजनेस एक्टिविटी कितनी ग्रो होगी और पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजीद कितनी मुस्तहकम होगी। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है K-Trade के माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हमने देखा कि इस वक्त हम ओवरऑल बहुत सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स को पॉजिटिव होते देख रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट में कमी थी उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी सी 3 रिव्यूज़ में तो कमी हमने देखी है। अगले रिव्यू में मजीद कमी होती है तो बिजनेस एक्टिविटी कितनी ग्रो करेगी। IMF का प्रोग्राम हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को अब मजीद कितना आइंदा 1 से 2 साल में फ़ायदा होने जा रहा है? जी, पाकिस्तान इकॉनमी को बिल्कुल फ़ायदा होगा, मगर उससे पहले मैं आपने जो कमेंट्री दी थी उस पर मैं गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने बिल्कुल सही बोला कि जब ये गवर्नमेंट आई पहले एज केयर टेकर से पहले शहबाज शरीफ आए, उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आई और अब नई हुकूमत जब आई हुई है, इस हुकूमत ने बहुत मुश्किलात को इनहेरिट किया और ना सिर्फ हालात इकनॉमिक्सली बड़े ख़राब थे, सेंटिमेंट बहुत बुरा था। आपको हम सबको पता ही है कि लोग बड़े क्रिटिकल थे, बड़े डाउट करते थे और गवर्नमेंट कह रही थी गिव अस टाइम, वो कह रही थी बिलीव इन अस कि हम महंगाई को नीचे करेंगे। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएंगे। मैं उस वक्त इन्वेस्टर्स को लेकर आता था पाकिस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर से वो मिलते थे तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मगर मार्केट बिलीव नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट ने जो भी वादे अभी तक किए हैं उस पर डिलीवर किया है और इन्होंने जब हुकूमत को इनहेरिट किया था ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये सारे मसले को इनहेरिट कर रही थी। उस वक्त लोग नहीं हुकूमत में आना चाहते थे, तो गवर्नमेंट ने ना सिर्फ उन मसलों को इनहेरिट किया, उसको ओन किया, प्रॉमिस किया, उस पर डिलीवर किया और ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर पे आज बेहतरी नजर आ रही है। और हम जिस तरह आपने कहा कि खुशहाली की तरफ स्टार्ट हमारा हो गया,
क्योंकि इनहेरिट किया था तो डिफॉल्ट की सिचुएशन थी, पहले स्टेबलाइज करना था, स्टेबलाइज करने के बाद रिकवरी पे जाना था, और अब रिकवरी का रास्ता शुरू हो गया है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो जो बिजनेसेस के ऊपर बर्डन आया हुआ था वो बर्डन खत्म होगा और सिक्लिकल इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो भी स्टार्ट होगी। सवाल अब ये बनता है कि सिक्लिकल के साथ साथ स्ट्रक्चरल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, और उसके लिए टैक्स कलेक्शन, पावर सेक्टर का रिफॉर्म और साथ साथ प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। सही। अली भाई साहब, अब जो ये सिचुएशन अभी थोड़ी सी टर्न हुई है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जब पॉजिटिव हुए तो इसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हों या इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, उनके एतमाद में अब कितनी तब्दीली आई है? अब कितना भरोसा और यकीन उनका पाकिस्तान पर बढ़ा है? बिल्कुल, इसका सबसे पहला इंडिकेटर तो ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इट्स गॉन अप बाय मोर देन 100% सिंस द लास्ट 12 मंथ्स। सिर्फ पिछले इस साल में स्टॉक मार्केट इज अप 70%। अगर आपको याद हो, जब स्टॉक मार्केट में बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि ये तो जी कोई हुकूमत खुद ही बाइंग कर रही होगी या ये तो कोई इकोनॉमी का सही इंडिकेटर नहीं है। अब हमने नंबर देख लिए हैं कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस साल आई है, 10 सालों की इट्स हाईएस्ट लेवल इन 10 इयर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी डायरेक्ट कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट सर्टेनली ना सिर्फ पॉजिटिव है, वो नंबर्स के अंदर भी नजर आता है। सही। अली फैज़, अभी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू अपनी जगह पर मौजूद है, चूंकि एनर्जी टैरिफ में अभी भी कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं आई है। कमिटमेंट ज़रूर है कि आने वाले दिनों में इसमें भी कमी आएगी, लेकिन इसमें कमी लाना और कितनी कमी लाना फौरी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक बर्डन के तौर पर हमारी इंडस्ट्री पर रहेगा, तो हमारी मार्केट में मौजूद रहेगा, तो बहुत मुश्किल होगा ग्रो करना इस वक्त इकोनॉमिकली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा और समझने के लिए कि हमारी सिचुएशन थी क्या। हमारी सिचुएशन ये थी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, और ताकि हम जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल डॉलर पेमेंट्स जो है वो नहीं कर सकते थे। उसकी वजह से पहला काम तो ये था कि आप अपने इंपोर्ट बिल को कम कर दो, इकोनॉमी को कंस्ट्रक्ट कर दो, ताकि आपको बाहर डॉलर ना देना पड़े ज़्यादा। अगर आपको याद हो, हमने डिविडेंड पेमेंट्स भी रोक दी, बाहर पैसा ट्रांसफर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। बिजनेसमैन ने बड़ा कंप्लेन किया कि हम इंटरनेशनल पेमेंट्स किस तरह करें, मगर हुकूमत को वो करना जरूरी था। उसके बाद दूसरा स्टेप ये था कि आप IMF से लोन लो ताकि आपका जो रिजर्व है वो बिल्डअप। हमने वो भी सक्सेसफुली कर लिया। तीसरा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, 37 लेवल का। लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार हम किस तरह गुजारा करेंगे, करेंसी आपकी डिप्रिशिएट कर रही थी, उसको फिर केटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करना पड़ा। तो जो पिछले 12 से 18 महीने का जो सफर था वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजेशन का था। अब हमने स्टेबलाइजेशन कर लिया है, तो अब हम ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं, ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। अब 3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है टैक्स कलेक्शन, कि वो 10% से बढ़ के 12% ऑफ GDP पर आए। दूसरा, जैसा आपने बोला, पावर सेक्टर पे रिफॉर्म्स होना जरूरी है ताकि जो एक इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है और सर्कुलर डेफिसिट, जो डेट का एक इशू बना हुआ है, ये रिजॉल्व हो। और तीसरा, प्राइवेटाइजेशन, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मुल्क के अंदर आ सके और जॉब क्रिएशन जो है वो भी क्रिएट हो। तो ये मरहला अब स्टार्ट होता है। फर्क अब हमें ये करना चाहिए कि पिछले 18 महीने में जो हुकूमत हमें प्रॉमिस कर रही थी कि हम डिलीवर करेंगे स्टेबलाइजेशन पर, और हम कह रहे थे कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकेंगे, तो अब क्योंकि हुकूमत ने एक ट्रैक रिकॉर्ड प्रूफ किया है, हमें गलत प्रूफ किया है, उन्होंने प्रूफ किया है कि जो वो वादे कर रहे थे उन्होंने डिलीवर किया है, तो कम अज कम अब जो उनके आगे का रिफॉर्म का प्रोसेस है हमें उनके सपोर्ट करना चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि गवर्नमेंट की ना सिर्फ नीयत अच्छी है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी करने की कैपेसिटी भी है। और अली फैज़, हम देख रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स तो हमें कुछ होते नज़र आ रहे हैं, कुछ स्टेप्स लेने में इस वक्त गवर्नमेंट संजीदा भी है, और आने वाले 1 से 2 माह में बेहतर अंदाज़ा भी हो जाएगा कि उन स्टेप्स को लिया जाता है, किस तरह से टैक्स नेट में इजाफा होता है। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो डिले से डिले होता जा रहा है। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फाइनलाइज होनी थी, अब वो फिलहाल इस मंथ के एंड तक अभी डिले हो गई है, और अगर फर्दर डिले होती है तो उससे फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना शेक हो सकता है, या इसको भी जल्द अज जल्द करना पड़ेगा हुकूमत को प्रायोरिटी बेसिस पे? जी, 2 पहलू आपके सवाल के। एक, आपने कहा कि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर आपको वही हमें याद रखना चाहिए कि 12 महीने पहले मैं खुद इन्वेस्टर्स को लेके गया प्राइम मिनिस्टर के पास, और उस वक्त हमारा बॉन्ड 30 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था। मतलब कि सिर्फ मार्केट ये कह रही थी कि
कि गवर्नमेंट ने तो डिफॉल्ट 70% प्रोबेबिलिटी है कि इन्होंने डिफॉल्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ। तो ऐसे लेवल पे था कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे भी कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ये डिफॉल्ट बचाएंगे, मगर उन्होंने ना सिर्फ डिफॉल्ट बचाया, आज IMF भी रिकग्नाइज कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी में रिफॉर्म जो है वो रिफॉर्म्स क्रेडिबल रिफॉर्म्स है। तो सेंटिमेंट तो इम्प्रूव अब हो गया है और इन्वेस्टर्स जनरली नाउ हैव स्टार्टेड टू बिलीव दैट दिस गवर्नमेंट एंड दिस कंट्री इज सीरियस एंड इट्स कमिटेड टू द रिफॉर्म प्रोसेस। मगर आपका दूसरे सवाल का पहलू बिल्कुल दुरुस्त है, मगर हमें याद रखना चाहिए कि ये प्राइवेटाइजेशन करना और ये सारे रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, ये आसान नहीं है। पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में रिफॉर्म ऐसे नहीं हो सके, तो इसके बड़े चैलेंजेस हैं, पर्सनल चैलेंजेस है, पॉलिटिकल चैलेंजेस है। और प्राइवेटाइजेशन, अगर आपको याद हो, लास्ट प्राइवेटाइजेशन तो शायद मुशर्रफ एरा में हुई थी और उसके बाद 20 साल से ऊपर टाइम हो गया प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन, अगर आपको याद हो, नहीं हो सकी और उसके बाद उसकी वैल्यू जीरो हो गई एंटिटी की। तो PIA की प्राइवेटाइजेशन में भी वही पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, मगर इस हुकूमत ने शो किया है और SIFC की इन्वॉल्वमेंट और क्रिएशन ने भी ये शो किया है कि एक यूनिफाइड कमिटमेंट है कि सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि वो रिफॉर्म्स करेंगे। मगर इसलिए जो कल प्राइम मिनिस्टर या परसों प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, आई थिंक दैट्स द की ओवर हेयर एंड आई लव द अप्रोच कि गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि ये सिर्फ हमारे रिफॉर्म्स नहीं है, ये इस हुकूमत के रिफॉर्म्स नहीं है, ये आर्मी के रिफॉर्म्स नहीं है, SIFC के रिफॉर्म्स नहीं है, ये पाकिस्तान के रिफॉर्म्स हैं। और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स को और हम आवाम को भी पार्टिसिपेट करके सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि PIA की प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए बेहतर होगी, हुकूमत पे बर्डन कम होगा, हमारे लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी। और जब ये यूनिफाइड एज अ कॉम और सारे स्टेक होल्डर्स यूनिफाइड होंगे, तो जब ही ये सारा प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन K-Trade, हमारे साथ मौजूद थे। अब तमाम एक इंडिकेटर इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगले 2 से 3 साल में जो पाकिस्तान को पेमेंट्स पूरी दुनिया की जहाँ से हमने कर्जा लिया हुआ है, जिन इदारों से, जिन ममालिक से वो करनी है, वो किस तरह से पाकिस्तान मुमकिन बना पाता है, और जिस तरह माजी में तमाम चैलेंजेस को अबूर करते हुए बेहतरी की तरफ सफ़र जारी है, क्या वो भी मुमकिन हो पाता है। यानी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह से होने जा रही हैं और कितनी हुकूमत इस बारे में संजीदा है। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब हमारे साथ टैक्स बार एसोसिएशन के सदर मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और FBR को रवा माली साल के पहले 3 माह के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहा है। माली साल 2025 के पहले क्वार्टर के दौरान टैक्स कलेक्शन 25 खरब 56 अरब रुपए रही है और फर्स्ट क्वार्टर में 26 खरब 52 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 3 माह में टैक्स पेयर्स को रिफंड की मद में 146 अरब रुपए अदा किए गए। हुकूमत ने इस माली साल के बजट में टैक्स वसूली के हदफ का तखमीना 129 खरब 70 अरब रुपए लगाया हुआ है। हुकूमत को यकीन है कि 36 खरब 59 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल कर लिया जाएगा। IMF की जानिब से दिए गए टारगेट्स में एक टारगेट ये भी था कि पहली छमाही में टैक्स कलेक्शन के टारगेट को पूरा करना है, लेकिन हुकूमत इस हदफ को पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। IMF की जानिब से हुकूमत को पहले खबरदार कर दिया गया था कि हुकूमत को सख्त टैक्स इकदाम करना होंगे। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इकदाम पर गौर भी करना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, क्योंकि हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम करने जा रही है, जिसमें बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जा सकता है। मुमकिन टैक्स चोरों के लिए जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए फिर कानून साजी में तब्दीलियों की ज़रूरत भी पड़ेगी। टैक्स कानून में ऐसी तब्दीलियों को अमली जामा पहनाने और नाफिज करने के लिए मिनी बजट लाना होगा। एक खबर के मुताबिक FBR में सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ हुआ है और हुकूमत ने फैसला किया है कि रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सील होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। साथ ही बैंक अकाउंट मुंजमद होगा, प्रॉपर्टी जब्त होगी और बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता होंगे। 25 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होल सेलर्स
जद में आएंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस कैटेगरी में आएंगे, जबकि सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रेडार पर हैं। तमाम कारोबारी शोबों में पैदावार और फरोख्त की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR के मामलात इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं और वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में यह भी कहा था कि पावर सेक्टर और FBR को करप्शन से पाक करना होगा। अगर ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो मुल्क की नाव डूब भी सकती है। इन तमाम खबरों के बावजूद हम ये पॉजिटिव चेंज भी देख रहे हैं। 35 लाख से ज़ायद टैक्स रिटर्न्स अब तक फाइल किए जा चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अब इसमें मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है, हुकूमत कौन कौन से इक़दाम को अमली तौर पर उठा सकती है, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब सदर्न टैक्स बार एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त FBR क्या कुछ अगले 13 दिनों के बाद करने जा रही है? चूँकि ये 14 रोज़ का एक इजाफी टाइम तो लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए मिल गया, जो लोग इस दौरान भी अपने रिटर्न को ना फाइल कर सके उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई आपकी नज़र में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है वो IMF ने इस वक्त बहुत सीरियस स्टांस लिया हुआ था कि टैक्स बेस जो है पाकिस्तान का बढ़ नहीं पा रहा। उसके लिए अब जो चीज़ें आई हैं कि नॉन फाइलर की कैटेगरी जो कि किसी तरह भी किसी भी लीगल उसमें नहीं आती, लेजिट उसमें नहीं आती, उसको हुकूमत ने फैसला किया है ख़त्म करने का, लेकिन अभी तक उस पर कोई नोटिफिकेशन, कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है। तो ये होना ज़रूरी है, इसलिए कि उससे नज़र आएगा सीरियसनेस क्या है। और जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि आप अगर फाइलर नहीं है तो आप घर नहीं ले सकते, आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ये होना चाहिए, इसलिए कि आपको ये बताना पड़ेगा कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है। लेकिन हुकूमत ने, FBR ने मेरे ख्याल में शुरू में फाइलर्स को भी ऐसे मैसेजेस दिए थे कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आपका यूटिलिटी डिस्कनेक्शन हो जाएगा। तो हमने, पाकिस्तान टैक्स बार ने इसको टेकअप किया था और हमने बड़ी वॉइस रेस की थी कि आपको फाइलर्स के जो लोग पिछले साल तक टैक्स फाइल कर रहे हैं रिटर्न, उनके पास ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। UK या US की जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो उनको इंकरेज करती हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हैं, उनको कहती हैं कि आपने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल किया और हम आप अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह का मैसेज उनको जाना चाहिए था जिनका लास्ट एक्टिव टैक्स पेयर जो लोग थे, और उसमें फर्क होना चाहिए था। जो लोग नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन वो अब हुकूमत ने जो स्टांस लिया है वो ऑल्दो IMF की वजह से है, लेकिन अगर वो स्टांस हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करेगी तो नॉन फाइलर जब कन्वर्ट होंगे तो पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़ेगा। सही। और अनवर साहब, ये भी ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इस टैक्स नेट में वो आते हैं या नहीं आते, उनकी कितनी इनकम होनी चाहिए तो फिर वो टैक्स फाइलर बन सकते हैं। ये ज़रा क्लैरिटी दे दीजिएगा कि ये 60,000 रुपये या उससे ज़ायद की जो माहाना आमदन वाले हैं, या इसको अगर हम एनुअल शिफ्ट कर लें तो वो कितनी इनकम है? 6 लाख का थ्रेशोल्ड है एनुअल, यानी 50,000 वाला उस टैक्स नेट में आता है और उसको टैक्स रिटर्न अपने फाइल करने चाहिए। जी बिल्कुल। और ये तनख्वाहदार तबके और कारोबारी तबके के लिए, दोनों के लिए ये सेम है फिगर? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन कहीं कारोबार का अगर टैक्स कट जाता है तो वो फिर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर वो कई सप्लाई, उसने 1-2 सप्लाई भी की है लेकिन उसको विथहोल्डिंग हो गई है, उसको टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना पड़ता है क्योंकि उसका टैक्स कट जाता है। इसी तरह कुछ लोग प्रॉफिट ऑन डेट लेते हैं और उनका प्रॉफिट ऑन डेट कम भी होता है तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्योंकि उनका विथहोल्डिंग टैक्स कट चुका होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन ये थ्रेशोल्ड 600,000 है। और जो बात है ना वो ये है कि डायरेक्ट और जो सैलरी क्लास तबका वो तो अपना टैक्स बिल्कुल प्रॉपर दे रहा है, इसलिए कि उसका टैक्स जो है एम्प्लॉयर काट लेता है। अब उनमें बहुत से लोग रिटर्न नहीं फाइल करते, तो मेरे ख्याल में उनको रिटर्न भी फाइल करना चाहिए। FBR की आसान टैक्स फाइलर वो ऐप है, उसको यूज करते हुए अपना रिटर्न भी फाइल करें ताकि आपका डिस्क्लोजर भी प्रॉपर हो। सही। और अनवर साहब, अगर पिछले साल का कोई टैक्स फाइलर है, पिछले फिस्कल ईयर का, और वो किसी भी वजह की बुनियाद पर या अगले साल नहीं अगर टैक्स फाइल कर सका है, तो ये जो FBR अब सख्त इकदाम उठाने जा रहा है वो फिर उसके खिलाफ भी उठाए जाएंगे। और इनका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? चूँकि ये टैक्स फाइल जमा करने की डेट तो अभी ख़त्म हो जाएगी 14 रोज़ के बाद, और वो तो फिर 28 फरवरी तक वो फाइलर लिस्ट में ATL में मौजूद रहेगा। देखिए, ये जो आपने बताया ना कि रिटर्न्स की फाइलिंग 35 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया 30 सितंबर इन कंपैरिजन टू 30 सितंबर 2023। इसमें जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने क्लाइंटों को दिनों रात जाग के उनको सर्विस दी है, उनके रिटर्न्स फाइल किए हैं, तो एटलीस्ट FBR को उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन FBR को ये देखना होगा, ये जो 14 दिन है, ये बड़ा हमने कोशिश करके उनसे 14 दिन लिए हैं, वो बड़े एडमेंट थे कि इस दफा हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। मैंने कहा आपको ये देखना होगा कि लोग अगर आ रहे हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ आ रहे हैं तो आपको उनको इनकरेज करना चाहिए।
ऑल्दो मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि डेट बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की पिछली हिस्ट्री में अगर देखें तो डेट का कोई वैल्यू नहीं होती थी, डेट एक्सटेंड होते होते 3-4 महीने तक बढ़ जाती थी। अब आपने अगर शिफ्ट किया है और कोई एक 15 दिन के टाइम से लोग फाइलर और बन सकते हैं, उनको टाइम मिल सकता है, तो उनको क्यों ना दिया जाए। और इस तरह नंबर्स मेरे ख्याल में और बढ़ेंगे, इसलिए कि पाइपलाइन में काफी रिटर्न जो है ना इस वक्त मौजूद हैं। और अनवर साहब, ये जो टैक्स फाइलर्स की इस वक्त तादाद बढ़ रही है, 35 लाख से तजावुज़ हो गई, तो इसका मतलब रेवेन्यू भी बढ़ रहा है या फिर रेवेन्यू से इसका ताल्लुक नहीं है, चूंकि वो कलेक्शन तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे तबकों की मुख्तलिफ सेक्टर्स में हो जाती है और यहाँ पर सिर्फ रिटर्न ही फाइल करने होते हैं, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन है? यानी फाइलर्स बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा? देखिए, अगर आपको रेवेन्यू बनाना है तो आपको टेक्नोलॉजी इस सिस्टम में डालनी होगी। जब मैं ये कह रहा हूँ, ये अब इस वक्त जो है ना, जो 35 लाख के रिटर्न है, उनकी आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। उसमें नील कितने हैं, उसमें कम आमदनी वाले कितने हैं, उसमें मिडिल आमदनी वाले कितने हैं, बड़े कितने हैं, ये मैपिंग करनी पड़ेगी। ये काम है एफबीआर का। अब उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रिटर्न्स फाइल हुए हैं, तो उसमें रेवेन्यू कितना उससे आ सकता है आइंदा आने वाले सालों में, और कितना इस साल आया है। लेकिन असल में जो काम है वो टेक्नोलॉजी के जरिए, आप डिजिटलाइजेशन के जरिए जो सप्लाई चेन है उसको डॉक्यूमेंट करें। असल में सारा बिगाड़ जो है सप्लाई चेन में, जिसमें अभी आपने जिक्र किया कि इतना सेल टैक्स का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जिसको काफी अरसे से ये बात हो रही है कि इतना रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। अब डिजिटलाइजेशन का क्योंकि दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप इसको चैनलाइज नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए। और अनवर साहब, ये फर्स्ट क्वार्टर के बाद इस साल के हम देख रहे हैं कि ये 96 बिलियन का जो इस वक्त एक शॉर्टफॉल आ रहा है, ये अगर इसी तरह अगले तीनों क्वार्टर्स में भी ये नुकसान होता रहा तो ये ऑलमोस्ट कोई 400 बिलियन का ये लॉस जब हो जाएगा, तो वो जो हमने अपना टारगेट रखा हुआ है 12,900 अरब का, कोई 13,000 अरब के करीब, ये उस तक तो फिर हम नहीं पहुंच सकेंगे। तो मुश्किलात हो सकती हैं, कोई रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटजी एफबीआर को। देखिए, मैं समझता हूं क्योंकि ये अब इसमें 3-4 चीजें इन्वॉल्व हैं। इसमें लोगों का रिटर्न्स की डेट जो थी, वो पूरा रिटर्न का जो डिडक्शन थी वो हो गई थी। ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें लोग जो हैं अभी एडवांस टैक्सेस भी आएंगे, और मेरे ख्याल में ये 13 जो ट्रिलियन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा बाय द जून। और इसमें वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप आज अगर हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, तो एफबीआर जो है इसको टेकअप करे और डिजिटलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करे, और ये दिनों में हो सकता है, इसके लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो बेहतर होगा, उससे अगला क्वार्टर उससे बेहतर होगा, और जून वाला क्वार्टर में मेरे ख्याल में ये 13 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो सकता है। और ये टैक्स रेट को बढ़ाए बगैर हो जाएगा, चूंकि सैलरीड पर्सन्स पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा रेट इस वक्त लग चुका है, और अपनी सैलरी का कुछ लोग तो जी 35% भी टैक्स की मद में दे रहे हैं, उन पर तो अब मजीद बोझ नहीं पड़ेगा। यानी कोई मिनी बजट या इस तरह की कोई नई पॉलिसी तो नहीं आ सकती है एफबीआर की, ये शॉर्टफॉल बगैर किसी नई पॉलिसी के कवर हो जाएगा। देखिए, टैक्स रेट जहां तक ताल्लुक है, आपने मैक्सिमम टैक्स रेट पे ले गए हैं, और टैक्स रेट सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का भी। टैक्स रेट बढ़ाना किसी तरह भी सोल्यूशन नहीं है। हर आमदनी पे टैक्स हो, रेट ऑफ टैक्स कम होना चाहिए। आपको ये देखना है कि जो लोग इस पूरे स्कीम में नहीं है, इस पूरे फ्रेम में नहीं है, उनको आप फ्रेम में कैसे लेके आएंगे। अगर उनको फ्रेम में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन जो लोग एग्जिस्टिंग है आपके पास, उनका टैक्स रेट बढ़ा के आप उनको बर्डन कर रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने रोजमर्रा के मामला को देखना। उनको महंगाई फेस करनी पड़ेगी, टैक्स का बर्डन फेस करना पड़ेगा, तो ये किसी तरह भी हल नहीं है। उससे मेरे ख्याल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट वीकेंड होता है। सही। और एक आखिरी सवाल अनवर साहब, कि ये जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो पूरा एक प्रोसेस है, जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसको इतना सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि हर शख्स अपना रिटर्न खुद फाइल कर सके, तो शायद उससे भी रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए? मेरे ख्याल में टैक्स रिटर्न इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल कहा जा रहा होता है। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें, कुछ सिस्टम की इंटीग्रेशंस नहीं है। अगर वो सिस्टम की इंटीग्रेशन हो जाए ना, तो सारा डेटा, जैसे इस वक्त विद होल्डिंग का मामला जो है ना, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाता है आपके पोर्टल पे। अगर इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी परचेज, इसी तरह दूसरी चीजें नजर आ जाएं, तो ये एक आदमी खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकता है, क्योंकि ये पोर्टल इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इश्यू सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें डिक्लेयर करना क्या है और कितना डिक्लेयर करना है। ये हमारे यहाँ एक अजीब सी एक कंफ्यूजन रहती है। तो वो कंफ्यूजन जो है वो एफबीआर को डिफरेंट अवेयरनेस स्कीम के जरिए क्लियर करनी चाहिए अगर कोई लोगों में है, और उनको अवेयरनेस स्कीम लानी चाहिए जिससे आम आदमी या आम जो टैक्स पेयर है उसको सहूलत हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सदर टैक्स बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद अब अमेरिका का बड़ा शदीद रद्दअमल सामने आया और बड़ी वाज़ेह हिमायत उनकी जानिब से इसराइल की गई है। तो इसराइल और अमेरिका की इस वक्त एक ही ज़बान है और ईरान को इस वक्त उनके इस हमले के बाद धमकाया जा रहा है। न सिर्फ धमकाया जा रहा है बल्कि अब अमली तौर पर उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई की धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से जो एक ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने अपने अज़्म का बड़ा वाज़ेह इजहार कर दिया है कि अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या कोई हमला ईरान के ख़िलाफ़ किया गया तो इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ और दीगर ताकतों के ख़िलाफ़ की जाएगी। अब इस वक्त दुनिया के हालात और जो इस वक्त इस खित्ते के हालात हैं वो किस जानिब इस कार्रवाई के बाद जा रहे हैं और अब जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इस पूरी सूरत हाल में उनका क्या किरदार है, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ईरान ने ज़ाहिर बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, 200 मिसाइल ये दागे और अब उसके बाद जो रिएक्शन सामने से आता है उसके बाद फिर ईरान को मज़ीद रद्दअमल किस तरह से देना चाहिए। जो दीगर इस वक्त इस्लामी रियासतें हैं जो बहुत अरसे से गज़ा में जुल्म सितम खामोशी से देख रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, उनको भी अब कोई आवाज़ उठानी चाहिए। जी बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने दो बड़ी डिफरेंट चीज़ों की तरफ इशारा किया। एक तो आपने ईरान की रिस्पांस की तरफ यानी फर्दर रिस्पांस। तो ईरान पहले ही अप्रैल में भी उसने जवाब दिया था इजराइल को, उसके बाद अभी भी 180 मिसाइल फायर किए हैं और जो मिसाइल फायर किए हैं उसमें उन्होंने अपने जो लेटेस्ट फतह 2 है और जो इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो भी फायर किए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 90% ने टारगेट हिट किए हैं। दो जो अमेरिकन नेवी है और अमेरिकन जो ब्रिटिश फाइटर जेट हैं जो बरतानिया की हुकूमत है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया है और वो उन्होंने उसको तेल अवीव तक और बाकी जगह तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन ईरान ने एक उनका एयरबेस जो है नगीब डेजर्ट में नेविटाम, उसको भी हिट किया है। लेकिन उसको हिट करने के बाद आपने देखा फिर इजरायली जेट्स ने जाके लेबनान के ऊपर फायरिंग की। अब इसराइल का जो ऐसा एटीट्यूड अपीयर हो रहा है वो सिर्फ गजा के खिलाफ ही नहीं है, मतलब लेबनान में जो उन्होंने हमला किया है और लेबनान में जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो एक क्रिश्चियन विलेज है वहाँ पे एन एबल, तो उन्होंने एन एबल में जो क्रिश्चियंस रह रहे थे उनको भी उन्होंने वहां से उनके ऊपर भी हमला करके उनको भी मार मूर के भगा दिया। यानी इजराइल का एटीट्यूड जो है वो अब एक इजरायली जो ज्यूस जो जिसको मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जो ज्यूस से रिलेटेड कम है, जो एक उनकी जो साजिश है मुसलमानों के खिलाफ और जो उनका एटीट्यूड है, जैसे हिंदुत्व की एक पॉलिसी है, उसके खिलाफ ज़ियानिस्ट जो पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन अब सामने आ रही है। अब साफ जाहिर है इसके ऊपर अमेरिका ने, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका ने रिटेलिएट किया, अमेरिका ने तो रिटेलिएट किया ही। और अमेरिका के आपको पता है कि 40,000 के करीब इस वक्त ट्रुप्स हैं जो डिप्लॉयड हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएन नेवी का और 3 गाइडेड मिसाइल हैं जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में मौजूद हैं। वो तो उनको वो बीफ अप कर रहे हैं। उसके साथ साथ फ्रांस का रिएक्शन आया और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है कल उसका फ्रांस के मैक्रॉन का बयान था कि जी हम तमाम मिलिट्री रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे इजराइल को इन मिडल ईस्ट टू फाइट अगेंस्ट दी ईरान। अब यहाँ पे जो वेस्ट जो ममालिक, जिसको मैंने आपका था बरतानिया का रिएक्शन सामने आया, उनके प्राइम मिनिस्टर के स्टीमर ने कहा कि जी हम इजराइल को हर किस्म की मदद देंगे। और इस वक्त अमेरिका के अंदर एक हाइब्रिड रिजीम है। अमेरिका के अंदर जो रिजीम है उसका लीडर जो बाइडन नहीं है। इस वक्त अमेरिका की पॉलिसीज को ड्राइव कर रहा है पेंटागन, अमेरिका की पॉलिसीज को ड्राइव कर रहा है CIA, अमेरिका की पॉलिसीज को ड्राइव कर रहा है FBI। और ये एस्टेब्लिशमेंट का जो एक रोल है ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। आपको पता है उनका जो अपना लॉयड ऑस्टिन है, लॉयड ऑस्टिन 3, उसका रिएक्शन सामने आ गया। उसने कहा जी हम इजराइल को और मिलिट्री एड देंगे। और उन्होंने जो ईरान के जितनी भी CNN की रिपोर्ट देखें, बाकी जगहों पर रिपोर्ट देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान अपना जो इजराइल है उसने हसन नसरुल्लाह को शहीद किया और इजराइल जो है उसने जितने लीडर्स थे वहाँ पे हिजबुल्लाह के या हमास के उनको मारा, बल्कि वो कह रहा है कि ये तो ईरान ने हमला कर दिया। अब उसको जो इजराइल का एटीट्यूड है उसको किसी रिफ्लेक्ट, तो इससे आप वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है एटीट्यूड समझ जाइए। और दूसरे साथ ये भी समझिए कि यूरोप के अंदर इसमें जितने ममालिक हैं, अभी ऑस्ट्रिया में कल इलेक्शन परसों हुए हैं और वहाँ पे राइट विंग की गवर्नमेंट जो आ गई है, तो वहाँ भी एक ऐसे सपोर्टर हैं जो ज़ियोनिज़्म को और जो इजराइल की पॉलिसी उसको सपोर्ट करेंगे।
तो ये तो एक है जो आपको वेस्टर्न ब्लॉक एक नजर आ रहा है, जिसमें तमाम का तमाम जो ब्लॉक होगा, जिसमें आप बरतानिया से चले अमेरिका आए, अमेरिका से फ्रांस आए, फ्रांस से नीचे यूरोपियन ममालिक, वो तमाम तरफ आप स्पेन को निकाल दें, आप आयरलैंड को निकाल दें, आप साउथ अफ्रीका को निकाल दें, ये जो ये जिस ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, हम इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन देख रहे हैं कि जो कमिटमेंट हो रही है वो बड़ी श्योरिटी के साथ हो रही है। यानी ईरान ने हमला किया इसराइल पर और सबके सब आ गए इसराइल की हिमायत में और उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब हम मुस्लिम वर्ल्ड में अपने देखते हैं, जब गज़ा पर मुस्तकिल हमले हो रहे थे और वहाँ पर ये कत्ल गारत जारी थी और अभी भी वहाँ पर जारी है, तो हम सिर्फ मुजाहरे या मजम्मती बयानात या कोई इजहार यकजहती का पैगाम सिर्फ इस हद तक महदूद थे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये नहीं कहा कि हम आकर इस तरह की सपोर्ट फराहम करते हैं हमास को या गज़ा को या फ़लस्तीन को। मैं आपसे यही कंपैरिजन में आपको ड्रॉ करना चाह रहा था कि ये दो डिफरेंट ये चीज़ें जो एक डिफरेंट एंगल पे खड़ी हैं। यानी वेस्टर्न ब्लॉक तो सारा में, लेकिन जहाँ तक आपने मुसलमान ममालिक का जिक्र किया, उनके यहाँ क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो आपने फरमाया। और उसके बाद हालांकि अगर आप अभी फॉलो कर रहे हो मीडिया को, तो उसमें आपने देखा होगा कि हसन नसरुल्लाह साहब की ज़ाती जो एक्सेप्टेंस है वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज और ममालिक में बहुत बड़ी है। उनको बहुत मतलब एक तरह से उनकी पब्लिक परसेप्शन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसके ऊपर लोग जो है, जब हसन नसरुल्लाह की अगर पब्लिक परसेप्शन में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब पब्लिक जो है इन ममालिक में, मुसलमान ममालिक में, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात ये कर रहा हूँ कि पब्लिक जो है वो उस कॉज के साथ खड़ी हुई है जिस कॉज को हसन नसरुल्लाह साहब लेके चल रहे थे। लेकिन वहाँ पे जितनी भी हुकूमतें, आप उनका नाम ले लीजिए, तमाम ममालिक का जो इस्लामिक ब्लॉक के ममालिक है, OIC है, जो OIC कम है, अम्मा ज्यादा है, जो उम्मा से अम्मा बन गई है, उसका एटीट्यूड आप देख लीजिए कि उसने किस तरह मुस्लिम काज को नुकसान पहुंचाया। यानी हसन नसरुल्लाह की डेथ के ऊपर भी बहुत सारे ममालिक का उनका कोई बयान ही नहीं आया। अभी पिछले दिनों एक सऊदी अरब का 4 दिन पहले बयान था लेबनान के ऊपर, जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उसके ऊपर भी उनका क्या बयान था कि जी हम वो एड प्रोवाइड करेंगे उन जख्मियों को जो कि वहाँ पर और अपना इजराइल को जो है वो हमला नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप ठीक, यही तो वजह है, यही कमजोरी है, यही वीकनेस है और यही तमाम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है कि जो मुसलमान ममालिक 40-50 जो मुसलमान ममालिक हैं, उनका एटीट्यूड लिप सर्विस है। और जब आप लिप सर्विस, उसमें सिर्फ ईरान है या टर्की है जिसने अभी तक स्टेटमेंट्स बड़ी स्ट्रांग दी हैं, लेकिन टर्की जो कि नेटो का मेंबर भी है और जो बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है वेस्टर्न ममालिक के साथ मिलके, वो आपने देखा। लेकिन अब करें क्या, दुनिया में कानून तो कोई रह नहीं गया, ना कोई आलमी कानून। आपने देखा ICJ क्या था, ICJ ने क्या कहा था कि जेनोसाइड हुआ है, उन्होंने एक्यूज कर दिया, साउथ अफ्रीका केस जीत गया, लेकिन उसके बाद जो है वो नेतन्याहू जाता है UNO में भी वो बातचीत करता है, वहां से ममालिक जो है वॉकआउट नहीं करते। हालांकि जब UNO का खिताब हो रहा था तो आधे दुनिया के ममालिक को वहां से वॉकआउट कर देना चाहिए था। उसके बाद आपने देखा वो अमेरिकन कांग्रेस में जाकर खिताब करता है, कांग्रेस में जब जाके वो एड्रेस करता है तो जितने कांग्रेसमैन हो, वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, वो खड़े होकर तालियां बजाते हैं। और तो ये तमाम वो लोग तो अपने जो उनका एम और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वक्त जो है ना कोई कानून नहीं है दुनिया, इसमें कानून है गन। और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो इस वक्त क्रिएट हो रहा है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस को इस्तेमाल करो, जो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है उसको इस्तेमाल करो, उससे सैंक्शन लो और जाके मुल्कों पे हमला कर दो, जो अमेरिका ने तो गज़नफर साहब, अगर ये जो ऑन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है, इन ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ही अगर हम आगे बढ़ें, तो अब अगर ज़ाहिर है आजकल जो जंगें होती हैं वो कोई जज्बे की बुनियाद पर, इरादे की बुनियाद पर तो नहीं जीती जा सकती, उनके लिए आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है। तो अब अगर हम ईरान को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा जांचें या परखें, तो कहाँ तक ईरान इस जंग में सर्वाइव कर सकता है, या कुछ दीगर ममालिक या तंजीमें भी अगर उसके साथ जुड़ती हैं तो इस वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ कितनी मज़ाहमत की जा सकती है, क्या ख्याल है आपका? देखिए, इसमें ईरान को आपने ऑब्जर्व कर लिया है जब से अमेरिकन ने सेक्शन लगाई उसको। अभी CNN की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है नहीं। इस वक्त जो इजरायली कैबिनेट है उसका वो जो जेरूसलम से आगे जो उनके अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, वहाँ उनको सिक्योरिटी कमेटी का जो है वो इजलास हो रहा। ईरान ने रेजिस्ट किया है इस वक्त अभी तक वर्ल्ड पावर्स को हर हाल में, और उसके बाद उनका चाइना से ट्रेड भी चलती रही है, बार्टर ट्रेड चलती रही है, तेल भी बिकता रहा है, चीज़ें भी आती रही। तो इसमें अमेरिकन ईरान को देखने के लिए दो चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी होंगी कि ईरान इराक वॉर भी इससे पहले हुई थी,
और वो वॉर जो है वो अमेरिका ने करवाई थी जब उसने इराक में गिलेस्पी जो उनकी एम्बेसडर थी उसने सद्दाम हुसैन को पंप किया था कि इफ यू अटैक ईरान तो हम बिल्कुल ऑब्जर्वर हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ईरान और इराक की जंग से भी वो बाहर आ गए। तो जहां तक तो मिसाइल आर्सेनल का ताल्लुक है वो ईरान के पास बड़े सफिशिएंट मिसाइल आर्सेनल है। अभी अगर आप बात करते हैं ग्राउंड अटैक की तो ग्राउंड अटैक्स में जब आप देखते हैं या नेवी के थ्रू या जैसे मैंने आप सर्च किया कि मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो है वो कोई 40,000 के करीब जो है अमेरिकन फौजी हैं। और अगर आप ऊपर से गल्फ अपना गाजा से या रेड सी से शुरू करके नीचे डिजिबूटी तक आए, डिजिबूटी से आप ऊपर गल्फ ऑफ ओमान में जाएं तो गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर जाएं तो ओमान के साथ भी उन्होंने अपना एक बैरी बेड़ा खड़ा किया हुआ है। इसी तरह इरिटेट अपना उनके 4 एडिशनल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं जो रेड सी के अंदर हैं, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये सराउंड तो उन्होंने किया हुआ है। तो अगर तो इस सिनेरियो पे आप जाते हैं फिर तो आप वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो पे चले जाएंगे ना। लेकिन इस वक्त तक कोशिश ये हो रही है कि इस जंग को जो है वो लिमिट करके रखा जाए मिसाइल अटैक्स तक। यानी और आपने देखा कि आजकल नया वर्ल्ड ऑर्डर जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि कोई एक मुल्क उठा के दूसरे मुल्क के ऊपर मिसाइल मार देता है। जैसे ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मार दिया था, पाकिस्तान ने ईरान पे जवाब दे दिया था। अब ईरान ने उस पे इजराइल ने ईरान पे किया, इजराइल ने अभी हुतीस पे किया। हुतीस जो है वो प्रॉब्लम वो जो है जो कुछ कर रहे हैं और हुतीस की बड़ी स्ट्रगल है जो उन्होंने जारी की है। हुतीस ने इजराइल के ऊपर मिसाइल मारा है और हुतीस के ऊपर उन्होंने जो टारगेट किया उनके पावर स्टेशन को टारगेट। तो फिलहाल तो चीज को जिस तरह मैं देखता हूँ वो इस एंगल से है कि अगर ये देखना ये है कि जो इस वक्त इजराइल की वॉर कैबिनेट का इजलास हो जाए उसका जो रिएक्शन आता है उसमें वो क्या चीजें कहती है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड असॉल्ट की तो अभी तक कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। और फिर आपको पता है अमेरिका नवंबर में इलेक्शन में भी दाखिल हो रहा है तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी एक कोशिश होगी क्योंकि वो ट्रंप को आने से रोक रहे हैं और कमाला हारिस को पंप इन कर रहे हैं। आने वाले चंद हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस पूरी सूरत हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।